फ्रीलांसर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रीलांसर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि 7 वो चीज़ें जो एक नीश सिलेक्शन के वक्त जहन में रखी जाती हैं, जो कि आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं। और ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह होता है कि जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनको अर्निंग की ज़रूरत होती है। वो अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं किसी छोटी मोटी नीश से, और या ऐसे काम से जिसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, अपनी स्किल नहीं देखते या उनको इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो काम स्टार्ट कर देते हैं। उससे होता यह है कि स्टार्ट में तो आपकी अर्निंग आ जाएगी, लेकिन कभी भी आप ग्रो नहीं कर पाते हो। और ऐसा एक फैक्ट है कि जो भी नीश गलत सिलेक्ट कर लेता है वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है, और उसका एक्सपीरियंस फिर आगे फ्रीलांसिंग के बारे में गलत होता है। और वो कहता है कि नहीं यार, घर बैठ के पैसे कमाना तो इम्पॉसिबल चीज़ है, ये तो किसी का तुक्का लगा हुआ है वो जो चल रहा है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 7 ऐसी चीज़ें जो आपने नीश सिलेक्शन के वक्त कंसीडर करनी है और उनको मद्देनज़र रखना है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो नीश सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, ये जो माइंडसेट है, वो कैसा होना चाहिए। 3 चीज़ों का ओवरलैप होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है वो है इंटरेस्ट आपका, यानी आपने कोई ऐसा काम करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपको पसंद हो। यानी उसका क्राइटेरिया ये होगा कि अगर आपको फ्री भी करना पड़े ना तो आप कर सकते हैं। इंटरेस्ट का ये लेवल होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि स्टार्ट के अंदर, फ्रीलांसिंग करियर के स्टार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा सैम्पल्स फ्री लिखने पड़ते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स सैम्पल्स फ्री लिखने पड़ते हैं, ताकि हम अपनी पोर्टफोलियो बना सकें या किसी नए प्रोजेक्ट्स पर बिड करते वक्त हम उनको सैम्पल सेंड कर सकें। तो आपका इंटरेस्ट होना जिस कैटेगरी के अंदर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि आपका इंटरेस्ट तो है, लेकिन आपको उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है या आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो वो निश भी आपके लिए सही नहीं होगी। तो स्किल या तो आपके पास ऑलरेडी है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, या आप लर्न कर सकते हो। तो दूसरी चीज़ आपने ये ध्यान में रखनी है कि जो भी आप निश सेलेक्ट करेंगे उसके लिए जो काम है जो आपको वो करना आना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि आप, ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि आपका इंटरेस्ट हो और एक्सपीरियंस हो लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड ना हो। यानी आपको ये वाला जो काम है वो इस तरह करना आना चाहिए कि लोग उसके लिए आपको पे कर सके हों। यानी आपका इंटरेस्ट भी है, आपको काम भी आता है, लेकिन उसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, कोई लोग उसको ख़रीदना ही नहीं चाहते, तो वो निश भी आपने नहीं सेलेक्ट करनी। इस ऐसी निश की बहुत एग्जांपल हैं, लेकिन वो वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर किसी दिन बात करेंगे। तो इन 3 चीज़ों का जो ओवरलैप है, ये होगी हमारी आइडियल निश, जो हमारे दिमाग की बत्तियाँ चला देगी। एक सवाल यह है कि नीश सेलेक्ट करना ज़रूरी क्यों है। एक फ्रीलांसिंग के अंदर एक कहावत कही जाती है, वो है द रिचीज़ आर इन द निशेज़, कि यानी जो दौलत है वो निशेज़ के अंदर है। अब निशेज़ का मतलब ये है कि आपकी राइट निश, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, जिसमें आप मार्केट डिमांड भी है, अगर ये तीनों चीज़ें ओवरलैप कर गई हैं और आपका करियर स्टार्ट हो गया है, तो ट्रस्ट मी, यू विल अर्न 10 times मोर देन इन अ नीश इन विच यू हैव नो इंटरेस्ट। तो मेक श्योर कि आपका सही नीश सेलेक्ट करते हैं। तो ये था ओवरऑल क्राइटेरिया, ये माइंडसेट क्या होना चाहिए। आगे हैं जो 7 चीज़ें आपने देखनी है। मिसाल के तौर पर अगर आपको इंटरेस्ट है वीडियो एडिटिंग अंदर, तो आपने वो नीश सेलेक्ट कर ली है, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसको आप जज कैसे करें कि ये वाकई सही है कि नहीं है। तो उसके लिए आपने 7 चीज़ें देखनी है। सबसे पहली चीज़ है वो है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है जी? जब आपको कोई क्लाइंट काम देगा और आप काम स्टार्ट करेंगे, काम स्टार्ट करने से लेकर वो काम डिलीवर करने तक, ये जो टाइम है इसे कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो आपने इस तरह का काम चूज़ करना है जिसके अंदर टर्न अराउंड टाइम कम हो। यानी आप 15-20 मिनट का काम करें और आपको $5 से $10 मिल जाएं, यानी 1200-1300 रुपये 15 से 20 मिनट के अंदर। मिसाल के तौर पर डाटा एंट्री की कुछ गिग्स होती हैं जिसके अंदर उन्होंने लिखा होता है कि $5 के अंदर मैं 1 घंटा आपके लिए डाटा एंट्री करूँगा। इसका मतलब ये है कि वो आगे जाके जितनी मर्जी स्किल अपनी इंक्रीज़ कर लें, वो $5 से $10 रेट इंक्रीज़ कर सकते हैं अपना, लेकिन उनको काम 1 घंटा ही करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई नीश है जैसे कि वर्डप्रेस बग्स फिक्सेस है, यानी जो वेबसाइट हैं उनके अंदर किसी को शो हो जाता है और आपको वेबसाइट का काम आता है, तो आप उनका जो बग्स हैं वो सही करते हैं। अब उसमें होता यह है कि आपको वो फॉर एग्जांपल अगर $5 भी पे कर रहा है,
वो कहता है कि मुझे ना ये इशू आ रहा है कि मेरा जो आर्टिकल है वो लोड नहीं होता वेबसाइट पे। तो क्योंकि आपको काम आता होगा बेस्ड ऑन योर लर्नड स्किल, क्योंकि आपने पहले टाइम लगा के अच्छी स्किल सीखी होगी, तो आप क्या करेंगे कि आप वो 5 मिनट के अंदर उसका इशू सॉल्व करेंगे और $5 ले लेंगे। इसी तरह जितना ज़्यादा बड़ा इशू होगा उतने ज़्यादा आप पैसे कमा सकेंगे। तो यानी आप टाइम के अंदर बाउंड नहीं हो जाएंगे कि आप अपने 1 घंटा बेचें $5 लें, 2 घंटे बेचें $10 लें, जैसा कि जॉब के केस में होता है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जो टर्न अराउंड टाइम है वो कितना है। यूजुअली वो 1 घंटा इनफ होता है, यानी कोई भी एक ऑर्डर हो $5 का, $10 का, तो उसके लिए 1 घंटा इज़ इनफ। क्योंकि अगर आप ओवरऑल एज अ पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करते हैं तो आपके पास हार्डली 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे होंगे जो आप पार्ट टाइम को कर सकें। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस इन 2-3 घंटों के अंदर आप कोई ना कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट कर सकें जो कि $100 का एटलीस्ट तो हो। सेकंड चीज़ जो आपने कंसीडर करनी है वो है, आपने ये देखना है कि जो आप काम चूज़ कर रहे हैं, जो आपकी नई सिलेक्शन है, उसकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, क्योंकि ये आपको डिसाइड करेगा फ्यूचर की ग्रोथ। अगर आप किसी इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हैं जैसे कि फ़ोटो रीटचिंग की गिग्स होती हैं कि मैं आपकी यानी फ़ोटो एडिट कर दूंगा, तो लोग क्या करते हैं, जो जो वहाँ उसका जो टारगेट ऑडियंस होती है, वो जो बायर आता है वो इंडिविजुअल बंदा होता है, वो कोई लड़की होती है या कोई लड़का होता है, वो कहता है कि मुझे भाई ये पिक्चर एडिट कर दो, मैंने अपनी डीपी लगानी है। तो आप उसको एडिट कर देते हो, बेशक आप $5 लेते हो और 15-20 मिनट काम होता है, लेकिन वो एक इंडिविजुअल बंदा होगा और इसमें चांसेस कम है कि वो दोबारा भी आए या आपको ज़्यादा पे कर सके। वो एक छोटा मोटा काम होगा। तो या आप टारगेट ऑडियंस आपके हो सकते हैं कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स जिन्होंने मोस्टली जो स्टार्टअप होते हैं वो इस तरह करे होते हैं कि उनके पास थोड़ा ज़्यादा काम होता है करने के लिए। तो एक दफ़ा जब वो हायर कर लेते हैं, ऑल्दो थोड़ा कम पे कर रहे होते हैं, लेकिन आपको एक सफिशेंट टाइम के लिए ना एक काम देना शुरू कर देते हैं वो। या आप एक टोटल एजेंसी को टारगेट करें, यानी अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आप फ़ोटो एडिटिंग की नीश सेलेक्ट करते हैं तो उसमें मोस्टली यानी रीटचिंग की, फ़ोटो रीटचिंग की, तो उसमें एक इंडिविजुअल बंदा आप टारगेट कर रहे होंगे, आपकी टारगेट होंगे। अगर आप नीश सेलेक्ट करते हैं किसी फ़ोटो एडिटिंग के अंदर ही, अगर आप नीश सेलेक्ट करते हैं मिसाल के तौर पर रियल स्टेट फ़ोटोग्राफी एडिटिंग की, तो उसके अंदर हो सकता है कि कोई एक रियल स्टेट की एजेंसी हो जो आपसे काम करवा रही हो, या कोई पटवारी हो जो आपसे काम करवा रहा हो। तो वो पॉसिबल है कि वो जब भी नई मकान फ़रोख्त वगैरह करने की कोशिश करेगा तो वो आपसे उसकी इमेज ज़रूर एडिट करवाएगा। या ऑन दी अदर हम एक बहुत बड़ी एजेंसी को, कॉरपोरेट कंपनी को टारगेट करें, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती हैं। अगर आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की पैकेजिंग डिज़ाइन को टारगेट कर रहे हैं, तो वो एजेंसी आपको एक दफ़ा जब आपको हायर कर लेती है, एक प्रोजेक्ट पकड़ लेते हैं आपको, तो ऑब्वियसली एक तो वो ज़्यादा पे करते हैं और चांसेस ये होते हैं कि उसमें वापस दोबारा से दोबारा ऑर्डर आएंगे। तो आपने जब टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करना है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप बड़ी कंपनी को टारगेट करें, ऐसी स्किल या ऐसी कैटेगरी चूज़ करें जो कि कॉरपोरेट वर्ल्ड या एटलीस्ट किसी छोटी कंपनी को टारगेट करें। जो इंडिविजुअल बंदे के लिए आप नीश सेलेक्ट करते हैं उसमें ऑल दो आप कमा लेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि उसमें आपके इंडिविजुअल बंदा ही है और वो कम कम पे करे, ज़्यादा पे करे, थोड़े से के लिए करे, नो आइडिया। थर्ड जो चीज़ है वो है इक्विपमेंट। अगर आपने जो नीश सेलेक्ट करनी है तो आपने ये भी देखना है ना कि हमारे पास वो इक्विपमेंट तो है। अगर आप फोटोग्राफी की नीश सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपने पास कैमरा होना चाहिए, DSLR। आप वीडियोग्राफी की करते हैं तो कैमरा होना चाहिए। वॉइस ओवर अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास एक अच्छा सा माइक होना चाहिए। अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो ऑब्वियसली आपके लैपटॉप का कीबोर्ड तो होगा, लेकिन आप प्रेफर ये करेंगे कि आपके पास एक टाइपिंग कीबोर्ड हो, यानी जो टाइपिंग को असिस्ट कर सकता है। या अगर आप कोई हैवी वीडियो एडिटिंग कर रहे तो आपके पास जो ग्राफिक कार्ड्स वगैरह होते हैं वो हो, या कोई और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हों। तो आपने ये देख लेना है कि आप अगर वीडियो एडिटिंग की निश सेलेक्ट कर लें अट्रैक्ट होकर कि इसमें पैसा ज़्यादा है और काम भी इसमें आ सकता है, तो आपके पास इक्विपमेंट वो हो ना, या आपके पास उतना लैपटॉप ही ना हो, या आपके पास वो माइक ही ना हो, आप वॉइस ओवर करें हैंड्स फ्री लगा कर, तो वो बेसिकली आपका करियर स्टार्ट में ही डुबा देगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो भी आप नहीं सेलेक्ट करते हैं उसके लिए या तो आपके पास अभी इक्विपमेंट ऑलरेडी है या विद द पैसेज ऑफ टाइम बाई कर लेंगे। उसके बाद जो आपने चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि सॉफ्टवेयर, जो भी आप सर्विस सेल करते हैं ऑनलाइन, मोस्टली इस तरह होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर का इनपुट ज़रूर होता है। या तो वो MS ऑफिस यानी वर्डप्रेस, एक्सेल या पावर पॉइंट, या वो वीडियो एडिटिंग का प्रीमियर प्रो या फोटोशॉप, कैनवा या कैमटेशिया, इस तरह के जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं वो यूज़ होते हैं। तो जब भी आपने गिग सेलेक्ट करनी है तो आपने ये देखना है कि जो उसके लिए सॉफ्टवेयर लर्न करना पड़ेगा
क्या वो आपके पास है, और वो जो आपके पास हार्डवेयर है, लैपटॉप है, मशीनरी है, उसके ऊपर ये कंपैटिबल है, वो रन करेगा कि नहीं करेगा। यानी आपने फिजिबिलिटी देखनी है, उसके बाद काम स्टार्ट करना है। अगर नहीं आपके पास अभी है तो आप ले लेना। अगली चीज़ हम देखने जा रहे हैं वो है रिपीटेड ऑर्डर डिज़ाइन। आपने नीश इस तरह की सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर चांसेस हों कि एक ही बंदा, एक ही बायर, एक ही कंपनी बार बार आपसे सेम काम ले। अब फ्रीलांसिंग में रिपीटेड ऑर्डर्स इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि हर रोज़ आपको काम आ रहा होता है, और ना ही हर रोज़ आप नए क्लाइंट ढूंढने के अंदर बिजी रहोगे। ऐसे तो आप फेड अप हो जाओगे, एग्जॉस्ट करके आप एग्जिट कर जाओगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ग्रेजुअली आप वैसी नीश सेलेक्ट करें जिसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास रिपीटेड क्लाइंट्स आने की चांसेस ज़्यादा हों। अगर आपके पास 3 से 4 क्लाइंट्स ऐसे आ जाएं जो आपको रेगुलरली काम दे रहे हैं, तो आपकी जो अर्निंग है वो 10x ज़्यादा हो जाएगी, और ग्रोथ का मार्जिन बहुत ज़्यादा होगा। आप आउटसोर्सिंग भी कर सकेंगे, वो सारी चीज़ें हो सकेंगी। लेकिन रिपीटेड ऑर्डर्स लाने के लिए भी जो नीश तो आपने सेलेक्ट कर ली, होता रिपीटेड ऑर्डर्स करते कब है क्लाइंट, तो बेसिकली या तो आप उनको कोई प्रीमियम बहुत अच्छी क्वालिटी का काम देते हो। मिसाल के तौर पर आर्टिकल्स अगर लिखने हैं, तो उसमें ये होता है कि अगर कोई एक बंदा आपसे आर्टिकल लिखवाता है तो उसकी वेबसाइट है, तो वो ऑब्वियसली अगर आप उसको काम पसंद आता है तो आपने उसको एक टाइम सेव किया, उसको एक हर्डल से निकाला, आपने उसका ट्रस्ट गेन कर लिया, और वो फिर को करेगा, वो बार बार बाय करेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई लोगो डिज़ाइन की आप गिग बनाते हैं तो बेशक नो डाउट उसमें अच्छे पैसे हैं और वो कंपटीशन भी हाई है। उसमें आप जितना मर्जी प्रीमियम लोगो उसको दे लें, वो दोबारा तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि उसको तो एक वक्त के लिए चाहिए था लोगो डिज़ाइन। उसने लोगो बनवाया, अपनी कंपनी स्टार्ट की, और वो उसके बाद अपना काम करेगा। तो आपने ये ज़रूर जहन में रखना है कि जो आप काम करने वाले हैं उसके अंदर रिपीटेड ऑर्डर्स आते हैं, या जो बायर है वो रिटेन हो सकता है आपके पास, फिर आपने नहीं सेलेक्ट करनी है। फिर एक चीज़ आपने जो देखनी है उसके अंदर आपने देखना है स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि आज अगर आप इंडिविजुअली काम स्टार्ट करते हो किसी सिंगल बंदे के लिए, तो ग्रेजुअली द पैसेज ऑफ टाइम क्या आप उसी सर्विस को एक बड़े बिजनेस के अंदर या बड़े सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम का बहुत ज़्यादा जो सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स है वो इसी तरह करते हैं कि वो स्टार्ट छोटे लेवल पे करते हैं और ग्रेजुअली वो एक अपनी एजेंसी की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। और एक चीज़ जो आपने देखनी है नहीं सेलेक्ट करते वक्त, तो ये देखनी है कि जो आप काम करें क्या वो आउटसोर्स हो सकता है। आउटसोर्स का मतलब ये होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए हैं ऑर्डर्स की फॉर्म में, यानी आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपने क्या किया, आपने नीचे लो पेइंग बंदे रख लिए और उनको काम दिया, और बीच में से थोड़ी सी कमीशन रख ली। तो आप इस तरह होगा कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट करना था 10,000 रुपये का बड़ा, तो आपने क्या किया, आपने 3 प्रोजेक्ट्स पकड़े और उनको आगे करवाया 50% पे या 60% पे। तो आपने एक प्रोजेक्ट से खुद काम करके 5,000 कमाने थे, लेकिन अब आपके पास टाइम है, आपने नीचे बंदे हायर किए हुए हैं, तो आप क्या करोगे, अब वो प्रोजेक्ट्स पकड़ोगे तीनों के तीनों 10,000 वाले, और डिफरेंट 3 बंदों को दोगे, और हर बंदे से कोई 3 से 4,000 रुपये कमीशन लोगे। ठीक, अब होगा ये कि ओवरऑल आपने काम भी नहीं किया होगा, और आपको जो आपने सिंगल खुद काम करके प्रोजेक्ट पैसे कमाने थे जो कि 10,000 रुपये थे, वो ओवरऑल आपने अगर 4,000 भी हर बंदे से कमीशन लो और नीचे अपना मार्जिन रखो, तो आपने ओवरऑल 12,000 रुपये कमाए। तो एक तरफ है कि आप खुद काम करके 10,000 कमा रहे हो, एक तरफ है आप कोई काम ना करके 12,000 रुपये कमा रहे हो। तो बेहतर कौन सी चीज़ हुई, ऑब्वियसली आउटसोर्सिंग। लेकिन आउटसोर्सिंग के लिए ऊपर वाली जो सारी चीज़ें हैं वो ज़रूरी होती हैं कि आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हों और वो आउटसोर्सेबल काम हो, यानी ऐसा काम हो जो बाहर से करवाया जा सकता है। तो नीश सेलेक्ट करते हुए तो आपने ये जो 7 चेकलिस्ट है नीश सिलेक्शंस की, वो मेक श्योर करनी है कि ये ओके है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, बार बार बताता चलूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें एक ही निश के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम चीज़ें आपकी जो कैटेगरी है, आप जो काम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके अंदर ये वाली सारी चीज़ें हों। यानी आपके पास शॉर्ट टाइम में होता हो, बड़ी ऑडियंस को टारगेट करे, इक्विपमेंट उसमें थोड़ा यूज़ होता हो, सॉफ्टवेयर आपको चलाना आता हो, रिपीटेड ऑर्डर्स आने के चांसेस हों, और स्केलेबल हो, और आउटसोर्स किया जा सके काम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस को लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें।
और इस जो स्क्रीन आपके पास आ रही है चेकलिस्ट का, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर नहीं लेना स्क्रीनशॉट तो आप इंस्टा पे फॉलो करें, वहाँ पर मैंने ये शेयर कर लिया है, इसको ध्यान में रख लें। और ये सारी वीडियो देखने के बाद आपने अब गिग बनानी है। अब आज प्रोबेबली सैटरडे है, तो आज ये वीडियो अपलोड होएगी और कल मॉर्निंग में या आज सैटरडे नाइट ही 2 वीडियोज़ अपलोड कर दूँगा, जिसके अंदर मैं आपको गिग बनाना सिखाऊंगा। अब आपने याद रखना कि गिग जो बनानी है ना आपने, वो असल काम है। यानी मैं अगर सम अप करूँ ना पूरी फ्रीलांसिंग करियर को, तो अगर आपको गिग बनानी आती है और आपको कम्युनिकेशन आती है, तो ना तो आपको इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब थ्योरेटिकली स्पीकिंग कि आप बगैर काम किए बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हो अगर आपने सिर्फ 2 स्किल सीखी हैं, एक गिग बनाना, दूसरा कम्युनिकेशन। गिग बनाने के ऊपर कल वीडियो आएगी या आज रात, और वो बहुत लंबी वीडियो होगी, यानी 1 घंटे की होगी या 1 घंटा 15-20 मिनट की होगी। बहुत लंबी वीडियो होगी, इसके अंदर डिटेल्ड में एक एक चीज़ को आप पोस्टमार्टम करके मैं आपको बताऊंगा कि गिग कैसे बनानी है, क्योंकि गिग ही सारी वो चीज़ है जिससे आपकी अर्निंग आनी है। तो उससे पहले गिग बनाने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि आपने नीश सेलेक्ट कर ली हुई है। आपको पता चल, आपने डिसाइड कर लिया हुआ है कि मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है, मुझे आर्टिकल राइटिंग करनी है, मुझे डाटा एंट्री करनी है, या मुझे ऐड पोस्टिंग की जॉब करनी है। जो भी आपने काम करना है वो आप मेक श्योर कर लें, और उसके बाद अगली वीडियो देखें। उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।